नमस्कार। नमस्कार जनाब लोगों। तो मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 22 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 225। अर्थात हम 225 वीडियो डिफरेंट लेक्चर्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर आप बना चुके हैं और जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। तो आज हमारा सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड और उसका आदेश नंबर हम आपको डिस्कस करेंगे 20 और सेक्शन नंबर होगा 33। तो सेक्शन होगा 33 और आदेश नंबर होगा 20। टॉपिक का नाम है, क्योंकि अभी इससे जो अगला टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको, वो टॉपिक था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जैसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस खत्म हो जाते हैं तो सीधा, और उसमें साथ साथ सुनवाई भी बताई थी आपको, एग्जाम ऑफ विटनेस प्लस हियरिंग। एग्जाम ऑफ विटनेस हुआ और हियरिंग हो गई। हियरिंग होने के बाद में बहस हो गई दोनों पार्टी की, लिखित बहस भी ले सकती है कोर्ट, और वैसे भी उसके बाद में सीधा एक ही स्टेज होती है, वो होती है दैट इज जजमेंट। तो हम जजमेंट और अज्ञप्ति, डिक्री क्या है और जजमेंट, यहां हम ये तो नहीं बताएंगे कि जजमेंट क्या है और डिग्री क्या है, बल्कि हम निर्णय कैसे होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, एक जुडिशियल ऑफिसर को निर्णय लिखते वक्त किसका ध्यान रखना चाहिए। यह देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो सीपीसी है ये हमें लॉ का स्टूडेंट बनाती है, या लॉ किसी की बात करो तो पहले हमें स्टूडेंट बनाता है, और स्टूडेंट भी हम में से कुछ को वकील बनाता है, हम में से कुछ को पुलिस बनाता है, हम में से कुछ को जज बनाता है। किताब एक है, बनने वाले अलग अलग हैं। इसी से वकील भी बनेंगे, इससे जज भी बनेंगे, और स्टूडेंट टीचर तो बनेंगे। तो ये 4-5 जगह हमें ले जाती है। तो जब ये हमें जज बनाती है तो जज बनने पर हमारा क्या कर्तव्य होता है। वैसे तो पूरी सीआरपीसी हमें जजों और जजेस साहिबान को और वकील साहिबान को यही बताती है कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन कुछ स्पेशल ड्यूटीज डालती है वो। वकील एडवोकेट्स के लिए तो सारे सेक्शन ही जरूरी है, उसके लिए तो बहुत वो भी जरूरी है वकील के लिए, लेकिन ये स्पेशली जजेस के लिए है कि जजेस को अपने निर्णय में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम डेफिनेशन सबसे पहले निर्णय को पढ़ते हैं कि निर्णय क्या चीज होती है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9, सीपीसी का सेक्शन 2 उसका सबसेक्शन 9 ये कहता है जजमेंट्स मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ए ऑर्डर। हिंदी में पढ़ बताते इसको। न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। निर्णय से मतलब है उसके अंदर या तो डिक्री या आदेश, उनके क्या आधार हैं, उनके क्या बेसिस हैं, क्या किन आधारों पर वो उसका निर्णय आधारित है, उसके विषय में वो क्या अभिलिखित करता है, क्या कथन देता है, अर्थात क्या लिखते हैं वो निर्णय के अंदर, क्या वर्णन करते हैं, वो निर्णय है। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। डिक्री मैं आपको बता दूं, जब कोई बाद बिंदु या विषय को लास्ट हद तक निश्चयात्मक रूप से जो चीज डिसाइड करे वो डिक्री, और ऑर्डर है ही आदेश, लेकिन आदेश में भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर और ऑर्डर है ही। तो ये सब चीजें जो हैं,
तो इसके अंदर, निर्णय के अंदर डिग्री के भी आधार है और जो आदेश दिया जा रहा है उसके भी आधार, इन दोनों को निर्णय या दोनों को या अलग अलग को निर्णय कहा जाता है। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। तो न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। धारा 33 इस विषय में कहती है, न्यायालय सुनवाई कर लेने के पश्चात, न्यायालय सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। धारा 33 कहती है कि न्यायालय निर्णय सुनाएगा और उसके अनुसरण में डिक्री होगी, अर्थात उस निर्णय पर ही डिक्री आपकी आधारित होगी। तो निर्णय के अंदर ही वो अपनी सारी ग्राउंड्स बताएगा, किन आधारों पर करता है ये सब बताएगा। तो इसका आदेश 20 जो है एक एक करके आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करेगा। डिटेल के लिए आपको एक्ट देख लें, मैं यहां पर जो मैं अपनी स्टडी करके शॉर्ट नोट्स बना लेता हूं उनमें से ही वो आपको, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक हो जाता है तो फिर हमारे लिए बताना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी बातें जो आपके दिमाग में, जहन में बैठ के आपको क्लियर कर सके वो उसको बताने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, आदेश 20 का नियम 1, उसका उपनियम 1, नियम का भी नियम। तो 33 सुन लिया आपने, न्यायालय सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में, उस निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। समझ गए होंगे आप। 20 क्या कहता है, निर्णय सुनवाई के तुरंत पश्चात खुले न्यायालय में, निर्णय पहले बहस सुनी जाएगी पार्टीज की, सुनवाई के तुरंत पश्चात खुले न्यायालय में या तुरंत या उसके कुछ दिन बाद, जल्द से जल्द, या जब निर्णय भविष्य में सुनाया जाए उस तारीख को निश्चित करेगा, वह सूचना पक्षकारों को देगा, वह अधिवक्ताओं को देंगे कि उस दिन निर्णय सुनाया जाएगा। लेकिन बहस सुनने के 30 दिन के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि जज साहब बहस को भूल चुके होंगे। इसलिए निर्णय बहस की सुनवाई के 30 दिन बाद हो जाना चाहिए। नहीं हो सकता तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो निर्णय किया जाता फिर वो निर्णय नहीं, वो उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कायदा तो यही है कि वो तुरंत हो जाए। आज निर्णय, आज जजमेंट सुना, कल निर्णय कर दे दिया जाए। क्योंकि कई बार आदमी बातें भूल जाता है। और सूचना पक्षकारों को दी जानी चाहिए, और सूचना पक्षकारों को दी जानी चाहिए। जो भी निर्णय हो उसके बारे में अगर एडजॉर्नमेंट किया जाता है तो सूचना देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि निर्णय 20 को हम क्लियर करते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाई के तुरंत बाद, या नहीं हो सकता तो 30 दिन के अंदर सब पार्टी को सूचित करा जाए। मैक्सिमम 60 दिन के अंदर होगा, लेकिन सब पार्टियों को सूचित किया जाएगा। तो यह निर्णय का पहला नियम है कि ओपन न्यायालय में और सबके समक्ष निर्णय को सुनाया जाना चाहिए। तो यह हुआ 20(1) का उपनियम 1। अब बात करते हैं 20 के नियम 2 की बात करते हैं। यदि जज साहब ने निर्णय लिख दिया है लेकिन उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति है जब वो न्यायालय निर्णय देने की समर्थ ना रख सका, या उनका कुछ भी क्या परिस्थिति हुई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निर्णय लिख दिया गया है, ट्रांसफर हो गए हैं, लिख के चले गए हैं, तो उसको बाद वाले जज साहिब भी उस निर्णय को सुना सकते हैं। यदि जज साहब चले गए हैं तो निर्णय को बाद वाले जज साहब के द्वारा भी सुनाया जा सकता है। नियम 3, आदेश 20 ही चलेगा, ये ध्यान रखें, पूरे उसमें अब आदेश 20 ही चलेगा। नियम 3, हस्ताक्षर व दिनांक होने चाहिए, अर्थात जज साहब के उस पर दस्तखत होने चाहिए
और दिनांक होना चाहिए, डला हुआ होना चाहिए, और उसमें के बाद हस्ताक्षर होने के बाद ना उसमें कोई एडिशन किया जाएगा ना कोई डिलीशन किया जाएगा। और मैं तो इतना भी कहता हूं आपको, जो जजमेंट स्टेनो की कॉपी पर एक बार लिखा गया उसको भी चेंज नहीं करना चाहिए। आप समझ लें जरा सी इस बात को, क्योंकि मैंने वो स्थिति भी देखी है कि लोग स्टेनो की कॉपी ही ले गए और उसको आधार बनाया कि जजमेंट कुछ और लिखा गया था और दिया कुछ और गया है। तो या आप यदि जज बने तो याद रखें, या तो जजमेंट देना, देने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना दें। अगर जजमेंट दें तो एक बार अच्छी तरीके से माइंड मेकअप करके दें, और स्टेनो की कॉपी के बाद एक बार जजमेंट आ जाने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होनी, करेक्शन से मतलब पूर्ण रूपेण नहीं बदला जाना चाहिए। अर्थात अगर पूर्ण रूपेण बदलते हो तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, इसमें आपके खिलाफ नुकसानदायक हो सकता है अगर दूसरी पार्टी लगी हुई है। इसलिए बेटर यह है कि जो एक बार जजमेंट दे दिया गया है उसमें माइंड मेकअप होना चाहिए, नहीं तो उससे पहले मेकअप करना चाहिए माइंड कि आपको जजमेंट क्या देना है, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद में स्टेनो को लिखवाना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, कई बार स्टेनो की कॉपीज भी इन क्वेश्चंस हुई हैं। ये इंटरनल बातें शायद आपको ना पता हो, लेकिन जो कोई जुडिशियल ऑफिसर मेरी बात को सुनेंगे तो शायद वो समझ सकते हैं कि इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। नियम 4, आदेश वही है 20। लघुवाद के निर्णय, न्यायालय के निर्णय में केवल अवधारणा के लिए प्रश्न और उनके लिए किए गए विनिश्चय मात्र अंतर्विष्ट हो सकते हैं। लघुवाद न्यायालय के लिखने का मैनर अलग होता है, लेकिन अभी आ जाइए आप 20(4)(2) पर। अन्य न्यायालयों के निर्णय में वाद बिंदु के विनिश्चय के कारण लिखबद्ध। देखिए अब यहां सुनिए, यह सामान्य कोर्टों के लिए, ये जो वाद बिंदु होते हैं, इन हर वाद बिंदु को जज साहब अपने जजमेंट में लिखेंगे और उसका पूरा, उस पर क्या एविडेंस आई है, किस एविडेंस से उस वाद बिंदु को सिद्ध करने की कोशिश की है और किसने उसे असिद्ध करने की कोशिश की, अर्थात किसने प्रूव्ड और किसने डिसप्रूव करने की कोशिश की है, उन सब के लिखते हुए अपना व्यू देते हुए उस वाद बिंदु पर लिखेंगे कि ये वादी के पक्ष में जाता है इसका निर्णय या प्रतिवादी के पक्ष में जाता है। तो उस वाद बिंदु को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा न्यायालय को, और वो वाद बिंदु उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा जनाब आली, किसमें, जजमेंट में। ये वाद बिंदु जो पॉइंट उठाया गया था ये उसकी तरफ से बनवाया गया था, और इस वाद बिंदु का निर्णय मेरे हिसाब से ये वाद बिंदु इसके पक्ष में जाता है। इसी तरीके से करते करते धीरे धीरे करते करते लास्ट वाद बिंदु तक जाने के बाद में तब कंक्लूजन आएगा कि केस किसके पक्ष में जाता है। तो वाद बिंदु इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं जनाब आली। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जहन में रखें कि वाद बिंदु एक एक करके डिसाइड करना, हर वाद बिंदु डिसाइड होगा। अगर ऐसा, मैंने तो जजमेंटों को यही देखा है, जजेस के जजमेंटों को उसमें वाद बिंदु पूरी की तरीके से डिसाइड किए गए, और ये कह रहा है 20 का नियम 4 कहता है, आदेश 20 नियम 4 यही कहता है कि हर वाद बिंदु को डिसाइड किया जाए। आप कभी जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। नेक्स्ट, हर वाद पद पर किया गया विनिश्चय डिसाइड करना अलग अलग दिया जाना चाहिए। देखिए लिखा है ना इसमें, मैं थोड़े कह रहा हूं मैंडेटरी प्रोविजंस है सर। साक्ष्य क्यों स्वीकार किया गया, वह क्यों अविस्वीकार किया गया, वाई द एविडेंस रिलाइड अपॉन और वाई डिस्कार्ड अपॉन शुड बी एक्सप्लेन इन द जजमेंट। हर वाद पद पर किया गया विनिश्चय अर्थात डिसीजन किस बात पर आधारित है वो अलग अलग स्पष्ट होना चाहिए। आदेश 5, न्यायालय ऐसे मामलों में जिनमें अपील हो सकती है, अपीलीय न्यायालय व समयावधि के बारे में पार्टीज को बताया कि भाई आपको इतने दिन में अपील या रिवीजन करना, अपील करनी है तो इतने दिन में कर देना। ये बातें क्लियर करे पार्टीज को।
अपील का समय उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा। निर्णय अपने पास धर के बैठ गए कोई बात नहीं, जिस दिन आप अपने मुंह से कहेंगे कि भाई देखिए आपका मुकदमा खारिज किया जाता है, निर्णय उस दिन से होता है। या जो डेट आपने दी है उस पर अगर पार्टी ना आई वो बात अलग की है, लेकिन आपको सुना दिया है, आपने लिख दिया कि आज निर्णय सुनाया गया ओपन न्यायालय में, तो खुद सुनाएंगे उसी दिन जिस दिन डेट दी है। तो 20/5 उससे पहले आपका ट्रांसफर हो जाता तो चले जाइए ट्रांसफर, दूसरे जज साहब आएंगे सुना देंगे, दस्तखत करके रख जाइए आप। अब क्वेश्चन ये आता है कि निर्णय के आधार पर जो अज्ञप्ति बनती है उस अज्ञप्ति में क्या क्या अंतर विषय वस्तु होनी चाहिए, अज्ञप्ति की क्या क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, ये जरा मैं बताने का क्वेश्चन को कोशिश करूंगा। उसमें वाद संख्या लिखी भी होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, दावा किस विषय में था उस बारे में होना चाहिए, क्या रेमेडीज अवेलेबल, तो क्या रेमेडी ग्रांट की गई, अर्थात क्या अनुदत्त किया गया, वाद की अन्य अवधारणा, वाद में और क्या क्या अवधारित किया आपने, वाद व्यय कौन देगा, किसे देगा, किस संपत्ति से या किस अनुपात में चुकाएगा, सेट ऑफ कोई रकम की गई है तो उसका वर्णन हो, अज्ञप्ति डेट व साइन, अज्ञप्ति किस दिन जारी की गई है होनी चाहिए, यदि निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने पद छोड़ दिया है तो पश्चात डिग्री में हस्ताक्षर करेंगे, यदि निर्णय वाले जज निर्णय देके चले गए तो उसकी अज्ञप्ति जो बनती है उस अज्ञप्ति पर, क्योंकि अज्ञप्ति बाद में बनती है कई बार, तो अज्ञप्ति जो बाद में बनती है उसमें बाद वाले जज भी दस्तखत कर सकते हैं। नियम 5 का ए, 20 का नियम 5 आदेश 20 नियम 5 का ए उपनियम ए, निर्णय के 15 दिन के अंदर डिक्री बन जानी चाहिए, तैयार की जानी चाहिए। 6 नियम 6 5 का ख, अपील की कॉपी, अपील हेतु निर्णय की कॉपी पैसे लेके तुरंत देनी चाहिए, पैसे लेके निर्णय की कॉपी पार्टीज को निर्णय करते के तुरंत बाद दे देनी चाहिए, पैसे लो दो, क्योंकि अपील करेगा वो, कैसे अपील करेगा, और डिक्री जो है 15 दिन के तैयार कर लें, 15 दिन पश्चात। 20 क्या क्या कहता है, यदि अपील बिना डिग्री के दाखिल किए, मान लो देखिए डिग्री 15 दिन में तैयार होती है और पार्टी इसको बेसब्री भी होती है, बेसब्री क्या, उसको लगता है कि टाइम बाढ़ ना हो जाए, वो अपनी अपील दाखिल कर देता है। अगर वो अपील दाखिल कर देता है और वो लेकिन अपील में के साथ उसे डिग्री नहीं मिली है तो डिग्री लगाना अपील के साथ जरूरी होता है, तो अपील के साथ में तो जजमेंट की कॉपी तो मिल गई आपको, डिग्री नहीं मिली है, और डिग्री ही तो असली बताएगी कि क्या होना उसमें, तो उनने अपील तो दाखिल कर दी निर्णय के साथ में, लेकिन डिग्री नहीं मिली है, तो डिग्री की कॉपी बाद में भी दाखिल की जा सकती है, बाद में पेश की जा सकती है इसको। अब कुछ यहां तक 20 था, 20 का चैप्टर के 6 नियम तक पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद में आदेश 20 के नियम 9 से लेकर 20 तक डिफरेंट डिग्रियों का जिक्र किया गया है, मतलब कितने प्रकार की अज्ञप्तियां हो सकती है, उन अज्ञप्तियों का जिक्र किया गया। मैं एक एक पढ़ देता हूं आपको, आप देख लेना, सीरियल वाइज ही पढ़ूंगा। अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए अज्ञप्ति होती है 20/9, चल संपत्ति के प्रदान के लिए अज्ञप्ति होती है 20/10, किस्तों में पैसा अदायगी के लिए अज्ञप्ति होती है 20/11, प्रशासन संबंधी वादों में अज्ञप्ति होती है 20/13, अचल संपत्ति के विक्रय व पट्टे की संविदा के लिए विशिष्ट अनुपालन के लिए अज्ञप्ति होती है 20 नियम 12A, हकशुपा
मैंने मुस्लिम लॉ का चैप्टर बनाया था, उसमें पढ़ाया मैंने हक सुफा। तो हक सुफा के लिए जो हो सकती है आपकी 2014 में, आदेश 20 नियम 14, साझेदारी के विघटन में आदेश 20 नियम 15, मालिक और अभिकर्ता के बीच के लेखों के लिए वादों में अज्ञप्ति आदेश 20 नियम 16, संपत्ति के बंटवारे या अंश के अलग अलग कब्जे के लिए वादों में अज्ञप्ति हो सकती है धारा 54 आदेश 20 नियम 18, प्रतिसाधन स्वीकार करने वाली अज्ञप्तियां जिसमें सेट ऑफ स्वीकार किया जाता है आदेश 20 नियम 19, बेदखली के वादों में अज्ञप्तियां सेट ऑफ के मुकदमे में मुजरा या प्रतिदावा संबंधी डिग्री, मुजरा या प्रतिदावा संबंधी डिग्री की अपील, संबंधी डिग्री की अपील 20 नियम 19(2), निर्णय एवं डिक्रियां, अज्ञप्ति का प्रारूप यह भी दिया है किताब में। उसमें क्या होता है जरा सुनो। मूलवाद में डिग्री आदेश 20 के नियम 6 और 7 का शीर्षक, दावे का पर्टिकुलर, वादी की ओर से प्रतिवादी की ओर से की उपस्थिति में इस वाद को आज तारीख को के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिग्री दी जाती है कि इस वाद के खर्चे लेखे इतने रुपए की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर 18% का ब्याज प्रतिवर्ष की दर से सहित द्वारा किसके पक्ष में की जाएगी को दी जाती जाए। आज तारीख डटकर मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा और न्यायाधीश का नाम। वाद में हुए खर्चे में क्या क्या शामिल होता है जरा ये भी देख लें। वाद पत्र के लिए स्टाम्प लगाया जाता है, जो स्टाम्प लगाया जाता है वो पैसा मिलता है आपको। शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प, पदरसों के लिए स्टाम्प, रुपए में प्लीडर की फीस के लिए स्टाम्प, साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय जो आपने खर्चा किया है, कमिश्नर की फीस, आदेशिका की तामील, टोटल जोड़ जो वादी का खर्च हुआ है, अगर जो प्रतिवादी का खर्चा हुआ है उसका भी सारा जोड़ा जाता है। तो वादी के जो भी मुकदमा जीतता है उसका खर्चा दिलाने की कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, उसे हम ब्याज और खर्चे में शामिल करते हैं। तो ऐसा खर्चे का आदेश भी दिया जा सकता है, क्योंकि गलती आप करेंगे तो भुगतेगा कौन। मान लो वादी ने सही दावा डाला तो वादी को खर्चा और ब्याज दिलाया जाएगा, और टैक्स जो उसका टैक्स या प्रॉपर्टी पे गेन का वो देना पड़ेगा। और जो प्रतिवादी करता है, वादी की गलती प्रतिवादी ने की है तो वादी को मिलेगा, अगर वाद झूठा है तो प्रतिवादी को खर्चा दिलाया जाएगा। तो ये मुझे लग रहा था बहुत लंबा है टॉपिक, लेकिन कोशिश की लगातार चला। तो अभी हम पे समय बचा है 7 मिनट, तो एक आधी ये जरा समझाने की तो बताने की कोशिश करता हूं जरा सा। आदेश 20 नियम 9 में क्या है, जहां किसी वाद की विषय वस्तु कोई अचल संपत्ति हो वहां आज्ञप्ति में ऐसी संपत्ति का ऐसा अभिवर्णन अंतर्विष्ट होगा जो कि उसकी पहचान के लिए प्राप्त हो, जैसे बंदोबस्त या परिमाप, अभिलेख में दी हुई सीमा और संख्या। अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति का जो मुकदमा हो उसके अंदर खसरा नंबर वगैरह या आस पड़ोस के नंबर, जैसे प्रॉपर्टी को कैसे पहचाना जाता है, प्रॉपर्टी को लोकेशन चार्ट में लोकेशन से पहचाना जाता है, और जो ये खेत वगैरह होते हैं इनको खसरे नंबर से पहचाना जाता है, और मकानों को प्लॉट नंबर से या हाउस नंबर से पहचाना जाता है। तो उसमें पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, सड़क में क्या है, ये आगे पीछे लिख दिया जाता है ताकि एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर हाउस हो जाए। तो इसलिए पूरब में इसका मकान, पश्चिम में उसका मकान, उत्तर में सड़क, दक्षिण में सड़क, इस तरीके से लिख के ये लिखा जाता है।
चल संपत्ति के प्रदान के लिए अज्ञप्ति। जहां किसी वाद की विषय वस्तु कोई चल संपत्ति हो और अज्ञप्ति ऐसी संपत्ति के प्रदान के लिए हो, वहां अज्ञप्ति में ऐसी संपत्ति के प्रदान किए जाने की अवस्था में देय रकम का कथन अंतर्विष्ट होगा। तो इस तरीके से हर डिक्री में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या उसकी पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए, ये डिक्री बनाते वक्त ध्यान रखने वाली बातें हैं। और ये सारी की सारी बातें आदेश 20 के नियम 9 से लेकर नियम 20 तक बेयर एक्ट में डिफाइन की गई। मैं यदि प्रत्येक को बताऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और मुश्किल हो जाता है। तो यहां जैसे मैंने आपको खर्चे का बताया, तो खर्चे का टॉपिक भी आगे बताऊंगा मैं। तो खर्चे भी कौन किसको खर्चे मिलने चाहिए, ये भी न्यायालय डिसाइड करता है। तो आप अब इस स्टेज को समझें। देखिए, अब जब आप यहां आ गए हो, अभी कुछ 10-5 टॉपिक और बचेंगे निर्णय के बाद में। ये शायद जो जैसे सीपीसी लिखी गई है, मुझे उसी हिसाब से पढ़ानी पड़ रही है। एक्चुअली क्या, जजमेंट से पहले कमीशन नियुक्त करना, रिसीवर नियुक्त करना, ये बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं इसमें। लेकिन इनने टॉपिक में इस तरीके से दे दिया, तो मैं अगर फिर पढ़ाता, तो मैं चाह रहा हूं कि आपको आदेश धीरे धीरे सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ाऊं। अब मैं पीछे का आदेश आगे चढ़ा दूं, आगे का पीछे चढ़ा दूं, आप समझ नहीं पाओगे फिर। तो मैं आदेश को क्रम से चल रहा हूं। तो अभी तो मैं आपको कमीशन बताना है। कमीशन कैसे इशू होता है वो आएगा 26 में। कमीशन कैसे इशू होगा, कमीशन के क्या नियम है, कमीशन क्या क्या कर सकता है। फिर रिसीवर बताया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी, तब आपकी समझ में धीरे धीरे ये करके आएगी। तो ये था आदेश 20 के जजमेंट लिखने का क्या तरीका होगा, और जजमेंट और डिक्रियां किस तरीके से बनाई जाएंगी, और कितने दिन में सुनवाई के बाद जजमेंट न्यायालय को देना चाहिए। कई बार होता नहीं है, लिखा हुआ तो हमारी संसद ने तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। लेकिन चलो, जो भी है, जैसा मिला है, कभी तो व्यवस्थाएं होंगी ठीक, अभी तो देश की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर हर आदमी अपने अपने काम और ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम देना, तो कितना अच्छा हो। हम वीडियो बनाते हैं, लेस मात्र लालच के बनाते हैं, बिना लालच के बनाते हैं, काम करते हैं अपना। ना यहाँ कोई आदमी है जो मेरे लिए किताब उठा के लाए, मैं अपनी किताब अपने आप उठा के लाता हूँ, अपना काम अपने आप करता हूँ। और यहाँ मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है कि मैं इससे कुछ पैसे कमा सकूंगा, या ये समझ भी लो कि उद्देश्य है भी मेरा पैसे कमाने का, तो कोई आशा नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि वो लोग जिन्हें तनख्वाह मिलती है, उसके बाद भी वो उस आदमी का काम नहीं करना चाहते जिसका काम उन्हें करना चाहिए। और एक हम हैं, हमें ये नहीं पता कि इस वीडियो को सुनकर कौन सीखेगा और किसको फायदा होगा। तो मैं तो इतना कहूँगा, जिन लोग तनख्वाह लेते हो, भाई, इस जनता के लिए सरकार ने तुम्हें नौकर रखा है, एम्प्लॉय रखा है, नौकर भी नहीं कहता मैं तो आपको। तो भाई उसके लिए कुछ करो यार, जनता के लिए करो भाई। लोग फाइल उठा के इधर से उधर रखने के भी पैसे मांगते हैं, सालों साल लगा देते हैं। आदमियों की पेंशन बनती है, पेंशन में जो बाबू होती है उन्हें रिश्वत चाहिए। बताइए, जो काम साल भर पहले स्टार्ट होना चाहिए उसे 2-2 साल 10-10 साल लग जाते हैं, पैसों के चक्कर में बाबू उसे चला के नहीं देते। बहुत से आदमी को तो 6-6 महीने साल भर धक्के खाता पड़ता है। तो समाज को ऐसा ना बनाओ कि बर्बाद हो जाए समाज ये। जय हिंद।